हर कहानी जो वायरल होती है उसके पीछे एक कहानी होती है। जब हम स्कूल में एक बस्ता उठा लेते हैं तो ज़िंदगी भर बस्ता हमारे साथ रहता ही है, एज अ लर्निंग, एज एन आर्टिस्ट कहो या एज अ पर्सन। स्कूल का बस्ता जब हमारे कंधों पे आता है ना, वो सिर्फ बस्ता एक लर्निंग का सिंबोलिज्म नहीं है, वो एक हमारे जैसे परिवार जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ये जिम्मेदारी हमको बहुत लंबे समय तक उठानी पड़ती है। हम में से किसी एक को स्टेप आउट करना पड़ता है अपने रूटीन से, अपने कंफर्ट जोन से। आपके मन में कभी ये आया है कि यार नहीं हो रहा, मैं क्विट कर देता हूँ? वो कहते हैं ना कि अगर आप रेगिस्तान में भटक गए हो तो आपको झक मार के कहीं सड़क तक, जंगल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, बसावट तक, गांव तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाओगे। कि जब हम लोग कंटेंट लिख रहे हैं तो अब भी हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ ही फ़नी हो। कुछ चीज़ें अगर मैं नॉर्मल भाषा में भी कहूँ तो भी लोग सुनेंगे, अगर सुनने वाले हैं तो। बाकी लोग बोलते हैं तुम कम से कम 10 जगह करके आओ, तब तुम यहाँ के काबिल बनोगे। ऑलमोस्ट कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि आप ही विंटेज कॉमेडी क्लब के ओनर हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कलामंच प्रेजेंट्स कला सभा के एक नए एपिसोड में। आज जो हमारे साथ कलाकार हैं वो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में ही नहीं काम किया, उन्होंने अपनी जर्नी एज एन कॉमेडियन, एज अ राइटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज ए टेडेक्स स्पीकर में भी नाम कमाया है। सो उनकी संघर्ष की कहानी जानने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। हर कहानी जो वायरल होती है उसके पीछे एक कहानी होती है जो कभी वायरल नहीं होती। तो जानते हैं वही कहानी को। स्वागत करते हैं हमारे आज के कलाकार का, श्री अर्जुन राणा प्रताप जी का। वेलकम सर, थैंक यू स्वागत है नितिन भाई। आपका। थैंक यू सो मच भाई। सो सर, जैसे कि मैंने जाना है कि आपने आपकी जो जर्नी है एज ए आईटी पर्सन स्टार्ट करी, उसके बाद फिर एज ए क्रिएटर, एज ए कॉमेडियन, एज ए टेडेक्स स्पीकर आपने जर्नी स्टार्ट की। तो आपकी पूरी जर्नी को अगर आप 3 शब्दों में या एक सेंटेंस में आप बताना चाहें तो किस तरीके से आप बताएंगे? भाई, कोशिश करना शुरू किया था, कोशिश हल्की सी कामयाब हुई और कोशिश अभी भी जारी है। ग्रेट। सो मैं अगर कहूँ जो आपने बताया, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जब हम स्कूल में एक बस्ता उठा लेते हैं तो ज़िंदगी भर बस्ता हमारे साथ रहता ही है, एज अ लर्निंग, एज एन आर्टिस्ट कहो या एज अ पर्सन। लर्निंग हमेशा हमारे साथ रहती है, करेक्ट? जी बिल्कुल। जो आपने अचीव करने के लिए निकले थे, जो जर्नी स्टार्ट की थी, तो उसमें से अभी तक आप क्या अचीव कर पाए हैं? ओके, तो देखिए, जब आपने स्कूल के बस्ते वाली एनालॉजी बहुत अच्छी दी है। स्कूल का बस्ता जब हमारे कंधों पे आता है ना, वो सिर्फ बस्ता एक लर्निंग का सिंबोलिज्म नहीं है, वो एक जिम्मेदारी का भी बोझ है, ग्रेट। उसका भी सिंबोलिज्म है। और स्पेशली हमारे जैसे परिवार जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ये जिम्मेदारी हमको बहुत लंबे समय तक उठानी पड़ती है, जनरेशन से उठाए चले जा रहे हैं। हम में से किसी एक को स्टेप आउट करना पड़ता है अपने रूटीन से, अपने कंफर्ट जोन से, वो उम्मीद लेकर के कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, मैं आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसी चीज़ तैयार करके दे के जा सकता हूँ जिनसे एटलीस्ट उनका जीवन सुधर जाए। तो वो स्टेप लेना ही सबसे पहली बात तो बहुत अपने आप में एक बड़ी बात होती है, बिकॉज वो दिमाग में आता है ना, तो समाज और आसपास के लोग जो हैं वो आपको सप्रेस कर देते हैं कि नहीं नहीं, ढर्रे पे चलो, 10वीं कर ली है, 12वीं करो, 12वीं कर ली है, ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन कर लिए, नौकरी करो, नौकरी कर ली है, शादी करो, बच्चा करो। वो कोई एक फिक्स पैटर्न है, वही चीज़ें चले आ रहा है। ये पैटर्न ब्रेक करने की इच्छा मेरे अंदर कहाँ से आई? मैं एक्चुअली अपने जीवन में बहुत शुरुआत से ही क्रिएटिव रहा हूँ, और वो पता नहीं कहाँ से आया है मेरे अंदर, बट मुझे ना जो सिस्टम के दायरे हैं, जो सिस्टम के नियम कायदे हैं, उनको चैलेंज करना थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब बहुत शुरुआत की बात है, स्कूल में था, हमारे में कविता पढ़ाई जाती थी, तो कविता आपको वर्ड बाय वर्ड याद करके टीचर को सुनानी होती है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। और मेरा पॉइंट ये था कि मैं 7-8 साल का हूँ, मुझे ये कविता याद करके क्या मिल जाएगा? इस कविता का जो एसेंस है, वर्ड्स आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, वो तो मैं किसी और माध्यम से भी सीख सकता हूँ ना। तो मैंने अपनी खुद की कविता लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ओह। खुद लिख रहा हूँ तो मुझे याद रहती हैं। हम्म। अब इस बात पे भी डांट पड़ी, टीचर्स ने डांटा कि ऐसे थोड़ा ना, वो इतने बड़े बड़े कवि हैं, वो लिख के गए तुम्हारे लिए, लिखा उन्होंने भी बेकार है। लेकिन मेरी बेकार कविता संभव ज़्यादा बेकार है। तो चैलेंज करना अच्छा लगता था। वही फिर एक दिमाग में था ख्याल कि एक ही ज़िंदगी मिली है, एक ही लाइफ है, ऐसी ढर्रे पे जीते जीते एक दिन मर जाना है, इससे अच्छा एक कोशिश करके देख लेते हैं। अदरवाइज़ फिक्स पैटर्न में चलना एक बहुत सेफ़ ऑप्शन है कि आपने, अच्छी जॉब थी मेरी,
बढ़िया जॉब कर रहा था, लंदन में मेरे को ऑन साइट मिला हुआ था। इंडिया के हिसाब से मतलब जितना एवरेज इंसान कमाता होगा उससे करीब 6 गुना ज़्यादा पैसा मैं कमा रहा था। अच्छा घर खरीदता, बढ़िया गाड़ी खरीदता, बच्चे करता, सब कुछ मतलब बढ़िया ज़िंदगी कट जाती मेरी। बट मैंने कहा एक ही ज़िंदगी है, अगर मैं भी उसी ढर्रे पे काट के चला जाऊँ तो फिर मेरे बच्चे को विरासत में क्या मिलेगा? एक 3 BHK। मैं उससे ज़्यादा कुछ देना चाहता हूँ उसको, एक ऐसा माध्यम देना चाहता हूँ जिससे वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी सके, उसको इस फिक्स पैटर्न में बंध के रहने की कोई वो ना हो, गरज ना हो। तो वो मेरा थॉट था कि मैं इस लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे मरने के बाद याद रखें। अगर मेरी मौत हो तो मेरे घर वालों के अलावा, मेरे दोस्तों के अलावा 4 लोग हों आंसू बहाने वाले, जिनको लगे कि कुछ लॉस हो गया है। वो मेरा मीडियम था। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे और इसके पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं बस खाली रिकॉग्निशन के पीछे भाग रहा हूँ कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से पहचानें, मुझे रिकॉग्नाइज़ करें। इसीलिए मैं वो सारी प्रिकॉशंस लेता हूँ जो कि जनरल परसेप्शन क्रिएट करती हैं। मतलब मैं लोगों से पंगे नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं लोगों का प्यार चाहता हूँ। मैं उनको मिडिल फिंगर दिखा के उनका प्यार कैसे ले लूँगा? तो, तो मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ जो समाज के दायरे में एक्सेप्टेबल है। कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है तो मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल है कि मुझे मरने से पहले लोगों का प्यार चाहिए, और वो जितना अथाह मात्रा में मिल सकता है। अब वो मुझे स्टैंड अप करके मिलेगा, लिख के मिलेगा, लिखना बहुत पहले शुरू किया था, लिख के मिलेगा, एक्टिंग करके मिलेगा, कुछ भी जो भी करके मिल सकता है। हो सकता है कल को आगे चल करके मेरे पास पैसा ऐसा आ गया तो मैं NGO खोल करके लोगों का समाज कल्याण का काम ही शुरू कर दूँ। वो जिस भी माध्यम से मिल सकता है उससे मैं लोगों का प्यार बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ओके, ग्रेट। सो जैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी स्कूल में, आपको पहले प्रॉब्लम आई कि आपने लिखना स्टार्ट किया, मैम ने बोला कि तुम क्यों लिख रहे हो, हमारे पास लिखा हुआ है वो पढ़ लो पहले, बाद में आप लिखना स्टार्ट करना। तो उसके अलावा जब आपने एज ए कॉमेडियन या फिर एज एन राइटर स्टार्ट करी जर्नी, तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आपके सामने क्या थी? सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी इंडिया में सिर्फ मेरे ही नहीं, किसी भी ऐसे कलाकार के सामने जो कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, वो होता है रास्ता कहाँ पे है वो ढूंढना, वो खोजने में ही समय लग जाता है। एक बार आपको रास्ता मिलता है तो चलना तो आप अपने आप भी सीख सकते हैं ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी जो पहली किताब थी, मेरी 3 किताबें अभी तक पब्लिश हुई हैं, उनमें से जो पहली किताब मैंने लिखी थी, किताब मैंने इतना जोश में था कि मैंने 3 महीने में लिख दी पूरी नॉवल। उसको पब्लिश कराने के लिए 18 महीने लग गए क्योंकि रास्ता ही नहीं पता है कैसे पब्लिश कराई जाती है। सारे पब्लिशर्स को मैं उनकी जो वेबसाइट पे मिल रहा है सबमिशन प्रोसेस वो सब फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, रिजेक्शन आ रहा है कहीं तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, रास्ता ही नहीं पता लग रहा है। सिमिलरली जब स्टैंड अप भी करना शुरू किया तो स्टैंड अप में भी एक पर्टिकुलर जर्नी होती है। आप तो खुद भी कलाकार हैं, आपको पता होगा कि आप ओपन माइक्स करते हो, एक नेटवर्क बनाते हो, फिर आप लोगों से अच्छी जगह परफॉर्म करने के लिए स्पॉट्स वगैरह लेते हो। और पुणे में जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे ओपन माइक्स वगैरह भी इतने ज़्यादा होते नहीं थे। पूरे महीने में एक आध बार कभी विमान नगर में, KP में, एकदम हाई एंड एरिया में जहाँ पे हो रहा है तो बस वहीं पे होता था। और वो भी ऐसी जगह होती थी जहाँ पे मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड माहौल है। ऐसा परसेप्शन था कि स्टैंड अप जो है ये एलीट लोगों का आर्ट फॉर्म है, इसमें अगर इंग्लिश में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। हालांकि वही टाइम था जब जाकिर खान और इस तरह के जो हिंदी में करने वाले, उपमन्यु वगैरह, हिंदी में अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टैंड अप कॉमिक्स थे, वो आ रहे थे, वो इमर्ज हो रहे थे, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, तो वो बैरियर ब्रेक हो रहा था हमारे लिए। बट जब मैंने एंटर किया तो एक बहुत बड़ा बैरियर ये था, तो लैंग्वेज बैरियर, इलिटिस्ट बिहेवियर, आपको स्पॉट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आप पूरा नेटवर्क पता करो, ये करो। तो वो करते, ये क्रैक करने में बहुत टाइम लगा। जब एक बार ये क्रैक हुआ तो बाकी चीज़ें थोड़ी आसान होती चली गई। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बैरियर जो है कॉमन आदमी के लिए वो है एंट्री, कि आप उस फील्ड में एंटर कैसे करेंगे, आपको लोग अपना कैसे मानेंगे, फ्रेटर्निटी का हिस्सा कैसे मानेंगे, वही बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्रेट सर, आपने तो बहुत मतलब छोटे इसमें बहुत बड़ी बात ये बता दी कि अगर मुझे रास्ता पता है तो डेफिनेटली मुझे डिफ़िकल्टीज़ कुछ भी आए, सिर्फ एक ही डिफ़िकल्टी आएगी, सिर्फ वो है चलने की। तो अगर रास्ता मुझे पता है मैं चलना तो सीख ही लूँगा, तो वो हम लोग सीख भी लेते हैं, कोई सा भी रास्ता हो। सो आपके माइंड में कभी ये आया है कि यार नहीं हो रहा, मैं क्विट कर देता हूँ? अभी 15 मिनट पहले भी आया था। रोज आता है भाई ये। तो बहुत- उसके ऊपर किस तरीके आप सोचते हैं नहीं यार कि क्विट करने का आया तो है बट नहीं करना है, उसका क्या, उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन आप निकालते हो, क्या सोचते हो आप उस समय? अंदर की इंटेग्रिटी है, उसी को टटोल के देखना पड़ता है भाई। जो एंड रिजल्ट है, वो कहते हैं ना कि अगर आप रेगिस्तान में भटक गए हो तो आपको झक मार के कहीं सड़क तक, जंगल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, बसावट तक, गांव तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाओगे।
तो अभी हम रेगिस्तान में खड़े हुए हैं, आसपास कोई दरख्त कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बस इमेजिन करते हैं आँख बंद करके कि भाई एक दिन वो आएगा जब चारों तरफ हरियाली होगी, पानी ही पानी होगा, सब कुछ होगा बढ़िया। तो उस मोमेंट को अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स एवरीडे बेसिस पे आती हैं भाई। बहुत सेल्फ डाउट होता है। आप किसी मटेरियल पे पूरे 15-20 दिन तक, 1 महीने तक काम कर रहे हैं, आपकी डायरी में वो इतना बढ़िया थॉट लग रहा है, मज़ा ही आ गया, आपने क्या लिख दिया है, दोस्तों को सुनाया, उन्होंने भी चढ़ा दिया। फिर आप माइक में जाते हो, परफॉर्म करते हो, एकदम टोटल बॉम्ब। कोई मतलब हँसना छोड़ो, साला कोई ढंग से रो भी नहीं रहा। तो बहुत अंदर से वैसी फीलिंग, मैं ठीक कर भी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ में। मेरी उम्र के लड़के जो हैं वो आपस में, लड़के भी नहीं, अब तो आदमी हो चुके हैं, मेरी उम्र के आदमी आपस में बातें कर रहे हैं कि अपने बच्चे को यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजना है, हमने ये वाली गाड़ी खरीदी है, वो खरीदा है, फलाना ढिमका, शेयर मार्केट स्टॉक की बातें कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे बीच में जाके आज मैंने नया चुटकुला लिखा है, सुनो ज़रा। बहुत सेल्फ डाउट आता है, बहुत अजीब लगता है। लेकिन हाँ, मोटिवेशन वही है कि जब फाइनल गोल दिखता है कि अभी नहीं, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं, 6 साल बाद कभी तो वो मिलेगा ना जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बस वो आंख बंद करके विजुलाइज करते हैं वो सिनेरियो कि हम भी स्टेडियम में खड़े हैं, हमारे लिए भी हज़ारों लोग अपना फ़ोन का टॉर्च जला के खड़े हैं, ऐसे ऐसे वेव कर रहे हैं। बस फिर सुकून मिलता है, कहते हैं चलो करते रहो। सर अभी आपने एक बात कही, आज भी जैसे कि आपने बोला कि मैंने कोई कंटेंट लिखा, जोक लिखा और वो नहीं चला, तो एज एन जो स्टार्ट कर रहा है जर्नी, उसके लाइफ में कई बार ये चीज़ें होंगी ही होंगी। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार में शायद एक हाथ जोक चल जाए। तो उसको किस तरीके से सोचना चाहिए कि नहीं यार, ये चीज़ें होती हैं, होंगी मेरे लाइफ में। तो आप उसको एक क्या सजेशन देना चाहेंगे एज एन स्टार्टअप आर्टिस्ट? भाई सजेशन तो देखो, किसी को स्पेशली स्टैंड अप में ना कभी किसी को ना देना चाहिए, ना किसी को लेना चाहिए। हर किसी की अपनी खुद की जर्नी होती है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के सजेशन दिए थे कि आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फलाना ढिमकाना नहीं। मैं माना भी और गलतियाँ भी की, बट अपनी जर्नी अपने आप एक्सप्लोर करके अपनी मिल, वो जो कहते हैं ना फाइंडिंग योर ओन वॉइस, वो इंसान को खुद को ही कभी ना कभी मिलती है, खुद को ही खोजनी पड़ती है। बट हाँ, जोक राइटिंग के बारे में इतना ज़रूर, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ लोगों को, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि जोक से प्यार मत करो, वो तुम्हारी दिलरुबा नहीं है, वो तुम्हारे बस कलम से निकला हुआ कुछ पंक्तियाँ हैं। तो तुमको अच्छी लग रही हैं, ज़रूरी नहीं ज़माने को भी अच्छी लगेंगी। ज़माने को अच्छी नहीं लगे, वहीं छोड़ दो, वहीं डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि तुम लिख तो ज़माने के लिए रहे हो ना। तुम्हें अगर बेडरूम में शीशे के सामने अपने आप को सुनाना है तो करते रहो, फिर उससे तुम्हें क्या ही मिलेगा। ज़माने के लिए लिख रहे हो, उनको नहीं पसंद है, छोड़ दो, डिस्कार्ड कर दो। दूसरा ये है कि हर इंसान को अपने कैलिबर के हिसाब से एक बेंचमार्क बनाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर मटेरियल या पर्टिकुलर सेट जोक मैं इतनी बार ट्राई करूँगा, इतने में से इतनी बार अगर चला तो मैं रखूँगा, इम्प्रूव करने की कोशिश, नहीं तो छोड़ दूँगा। तो जैसे मेरा बेंचमार्क है 4 बार, कि मैं किसी भी नए जोक को एटलीस्ट 4 बार ट्राई करूँगा। 4 में से अगर एक बार भी चल गया 25% तो मैं रखूँगा, उसको और इम्प्रूव करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो 50% चले, 100% चले। अगर 4 में से एक बार भी कोई नहीं हँस रहा है तो खराब ही है ना, फिर तो वो छोड़ो उसको साले को। आगे बढ़ो। करेक्ट, सही चीज़ है। सो आपने जैसे मेरे को बताया कि आपने स्कूल में कविता लिखना स्टार्ट करी, फिर आते 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 आपने वो चीज़ ऑनर आपने एज एन कॉमेडी स्टार्ट किया। सो उसको आपने कंटिन्यू क्यों ना करते हो, क्या उसको फुल फेज में ना करते हो, कॉमेडी पे ही क्यों? तो जब मैंने लिखना भी शुरू किया था ना स्कूल के टाइम पे भी, तो मेरा जॉनरा हमेशा कॉमेडी ही रहा है। तो जैसे हमारे स्कूल में एक एनुअल प्ले होता था, तो उसमें मैं शायद 8th क्लास में था। तो बच्चों को पूरा अरेंजमेंट करने की ज़िम्मेदारी दी जाती है, लेकिन जो उसमें क्रिएटिव एंगल है वो सब टीचर्स इनकॉर्पोरेट करते थे मेरे टाइम तक। कि उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दिया, बच्चों से एक्टिंग करवा ली, बच्चों से पूरा गधा मजदूरी करा ली कि तुम ये उठा दो, वो उठा दो। क्रिएटिव इनपुट बच्चों से नहीं लेते थे, क्योंकि मान के चलते थे बच्चे क्या ही दे देंगे। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने, और वो बहुत ही दुनिया का सबसे सड़ू प्ले करवाते थे वो एकदम, जो पंचतंत्र वाला नहीं होता है लिखा लिखाया, जो इंसान 50 बार पढ़ चुका है। शेक्सपियर का करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, जो हमें पहले से पता है कहानी, हम उसे दोबारा बच्चों की गंदी एक्टिंग में क्यों देखें। हमें बच्चों की गंदी एक्टिंग में देखना है तो कुछ फ़न हो जाए, थोड़ा कुछ मज़ेदार कोई चीज़ हो जाए। तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने उस एनुअल प्ले के लिए अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखी थी, और वो टीचर को पिच की थी कि मैम इस पे करते हैं, ये थोड़ा फ़नी है, मज़ा आएगा, बच्चों को भी मज़ा आएगा, देखने वालों को मज़ा आएगा। उन्होंने मना किया, बहुत टू एंड फ्रो हुआ, बट फाइनली वो मान गई। तो वो पहला प्ले था, मैंने बहुत उसमें अपने हिसाब से उस ज़माने के हिसाब से बहुत फ़नी लिखा था, बहुत मज़ा आया। और तब से मेरा जॉनरा, मैंने जो किताबें भी लिखी हैं उसमें तो जो फर्स्ट बुक है मेरी रोम कॉम ही है, रोमांटिक कॉमेडी है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ब्रांड के लिए काम करता हूँ। तो अभी तो इंस्टाग्राम पे ब्रांड वर्क वैसा वाला मिलता है, कोलैब वाला, बट उससे पहले मेरी एक कंपनी थी छोटी सी, जो कोविड के बाद हमें बंद करनी पड़ी, जिसमें हम डिजिटल एड्स बनाते थे लोकल जितने लोग हैं ना, बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए। तो उसमें भी हम कोशिश करते थे कि जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी फ़नी रहे, क्योंकि आप देखो फॉर एग्जांपल तन्मय भट्ट ने क्रेड के एड्स लिखे हैं, वो एड्स बहुत पॉपुलर हुए। अभी क्रेड की क्रेडिबिलिटी या उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो कहीं ना कहीं उसमें एड्स का भी हाथ है। डेफिनेटली। और वो ऐड का कोर क्या है कि वो फ़नी है, वो देखने में अच्छा लगता है। तो आई थिंक आप कॉमेडी का एंगल डाल के ना किसी भी चीज़ को थोड़ी इजीली प्रेजेंट और इजीली बेच सकते हो, लोगों के दिमाग में जहन में रह जाती है वो बात कि यार फेविकॉल के एड्स देख के हंसी आती थी, तो फेविकॉल इतना बड़ा ब्रांड बन गया, कोई आसपास भी नहीं है कंपटीशन में उसके। तो मुझे लगता है कि फ़नी एंगल डाल के आप किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो मेरा जॉनरा हमेशा से फ़नी रहा है, मैं हर चीज़ में कोशिश करता हूँ कि एक फ़नी एंगल डाल दूँ। इनफैक्ट मैंने एक सेट लिखा था जो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि अगेन लोगों की सेंसिबिलिटीज़ उसमें हर्ट होती हैं, जिसमें मैं एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड सिनेरियो में जब किसी बड़े बुज़ुर्ग की डेथ होती है तो वहाँ पे क्या माहौल होता है, डेड बॉडी है, तब लोग मिलने आ रहे हैं, शोक प्रकट करने आ रहे हैं। एक और मैंने बड़ा बुज़ुर्ग इसलिए बोला ताकि बड़े बुज़ुर्ग में हम लोग के यहाँ पे कल्चर में ना इतना दुख नहीं प्रकट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी के गए हैं। तो कई कल्चर्स में तो उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो इसीलिए मैंने बड़े बुजुर्ग लिखा था कि एटलीस्ट उस बात का कोई ऑफेंस ना ले, और पूरा एक फ़नी सेट बनाया था कि लोग ऐसे बैठे हैं, ये सब टिपिकल जो सिचुएशंस होती हैं। बट वो भी लोगों ने कहा नहीं नहीं भाई तो छोड़ दिया फिर मैंने करना। बट मैं डेथ के एंगल में भी कोशिश करता हूँ कि कुछ फ़नी निकल के आ जाए, तो वो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। जैसे अभी आपने एक बताया कि आपने एक स्टार्टअप किया था। अभी तक तो हमने आपकी ऑलमोस्ट क्रिएटिंग जर्नी एज एन आर्टिस्ट जर्नी के बारे में बताया, डिस्कस किया, बट आपकी जो वो वाली जर्नी रही है आईटी में जॉब, पहली जॉब से लेकर और उसके बाद आपने स्टार्टअप भी किया, आपका खुद की कंसल्टेंसी भी करी, तो वो जर्नी कैसी रही, उसमें वो आपका फ्लो कैसा था, थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, तो आईटी में भाई मैं बहुत कर्मठ इंसान था, बिकॉज़ गरीब ख़ानदान से आए थे हम लोग। हमारे माँ बाप ने हमको विरासत, मेरे 3 भाई बहन हैं हम लोग, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, और हम लोगों को तीनों बच्चों को विरासत में एजुकेशन के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तो जो भी था, मैं एजुकेशन के बेसिस पे अपने पैरों पे ही खड़ा होना था। वो सबसे पहला एग्ज़िट था उस नरक से जहाँ पे हम लोग पले बड़े हैं। नरक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे को अपना जो जैसा बचपन चाहिए होता है आस-पास, है ना, थोड़ा पैम्परिंग हो, थोड़ा एफ्लुएंट, वैसा नहीं था, थोड़ा-सा अभाव में थे हम लोग। तो एजुकेशन वाज़ द ओनली मीन्स जिसका सहारा लेके हमने जो पहली जॉब मिली वो पकड़ के निकल गए। और जॉब में भी वही था, इंडियन मेंटालिटी कि भाई ढंग से काम करो, अगर तुम बेस्ट नहीं होगे तो तुम्हें कभी भी निकाल देंगे अंदर से। तो बहुत लग के काम किया, सब कुछ किया। बट वो वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है ना कि आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू ऑफिस, गो टू योर वर्क प्लेस, इट मे बी एनीथिंग। आपका वर्क प्लेस हो सकता है ये सोफ़ा है, आप यहाँ पे रोज़ आके काम करते हैं, मज़ा आता है आपको, तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। वो लुकिंग फॉरवर्ड टू वाली फीलिंग 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, आ ही नहीं रही है। ऐसा नई टेक्नोलॉजी सीख ली, प्रमोशन हो गया, पैसा बढ़ गया, ऑन साइट चले गए, लंदन घूम के आ गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जो फीलिंग होती है कि भाई आई लव माई वर्क प्लेस, वो आ ही नहीं रही है। तो फिर ज़ाहिर था कि मतलब उस और कुछ आपको एवेन्यू ढूँढने पड़ेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, जो कि मैंने भी किया है बहुत सालों तक, हम लोग वीकेंड्स में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं कि चलो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, पिकनिक चलते हैं, बियर पी लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, दोस्तों के संग ऐशी कर लेते हैं, मंडे से फिर से वही डर रहा है। लेकिन ये मज़ा अपनी ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए ना। ये ऐसा थोड़ा ना कि आपको एक इंस्टॉलमेंट आप काम की करिए, फिर एक इंस्टॉलमेंट मज़े की कीजिए, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। आपको ज़िंदगी जीना और मज़ा करना रोज़ होना चाहिए ना आपकी रोज़मर्रा लाइफ की में। ज़िंदगी में अगर वो हम जी रहे हैं तो फिर जी रहे हैं। एग्जैक्टली अब विराट कोहली थोड़ा ना इंतजार करता हो कि यार मेरी सीरीज आईपीएल खत्म हो जाए तब मैं बीवी बच्चे के साथ, अरे वो अभी भी चिल कर रहा है तो वो मैच खेलते हुए भी चिल कर रहा है, तो वैसी ज़िंदगी होनी चाहिए ना। तो वो एक मोटिवेशन था कि भाई अपना जॉब का, नथिंग अगेंस्ट जॉब, जॉब इतने सारे लोगों का घर पाल रहा है, मेरा घर इतने साल तक पाला है उसने, बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब करनी चाहिए, और नथिंग अगेंस्ट दैट। बट हाँ, अगर आपको उसमें वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ और ट्राई करके एक बार देख लेना चाहिए, क्या पता आपका कोई और दूसरा कोई एवेन्यू हो जहाँ पे आपको मज़ा भी आए, पैसा भी कमा पाओ आप। नाइस। अभी जो लेटेस्ट वीडियो थी मैंने आपकी देखी, जो टीसीएस के टॉपिक के ऊपर आपने बनाया, उससे उसमें आपने एक वर्ड भी बोला था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं कॉमेडी नहीं कर सकता। बाकी जो भी कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं वो उसके ऊपर आपने ऑलमोस्ट किस जोक के तरह या फिर हंसी मजाक के तरीके से आपने वो समझा है। तो ये जो रिसेंट सिनेरियो हुआ इसके ऊपर
जो आपने बोला वो तो है ही, सब लोग जानते हैं, बट आपके थॉट्स क्या थे ये सब सुनने में आया तो आपके मायने पहली चीज़ क्या आई? पहली चीज़ तो ये है कि भाई रतन टाटा जी की आत्मा जहाँ भी होगी कितना कलप रही होगी, मतलब कितना दुख हो रहा होगा उनको। एक लेगेसी जो वो बना के गए थे, टाटा को जो नाम था। सिर्फ यही न्यूज़ नहीं, पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से आप टीसीएस की थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे होगे। अगर आपने 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, हाइक नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव लाइमलाइट में काफ़ी लंबे टाइम से बना हुआ है। दिस वॉज प्रोबब्ली द लास्ट नेल इन द कॉफिन। कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है अगर ये बात सच है। तो पहली बात तो यह कि मैंने पूरे अपने वीडियो में थोड़ी रिसर्च करके न्यूज़ आर्टिकल्स, ऑथेंटिक न्यूज़ आर्टिकल्स, ये व्हाट्सएप और इंस्टा के रील्स नहीं, जो अच्छे जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं उनके आर्टिकल्स पढ़ के वो वाली लैंग्वेज यूज़ की है कि ये सारी चीज़ें जो टीसीएस के एचआर या उनके सीनियर एम्प्लॉयज़ के ऊपर एलिगेशन, ये एलिगेशंस हैं, ये प्रूव हो रहा है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, प्रूवन नहीं है, प्रूवन नहीं है, अभी प्रोसेस में है वो। प्रोसेस में है, इन्वेस्टिगेशन होगा फिर फैसला आएगा। तो मैंने हर जगह एलिगेशन वर्ड ही यूज़ किया है, जो कि सही लैंग्वेज भी है। दूसरा ये, अगर एलिगेशन भी है तो टीसीएस के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। पहला थॉट ये था। दूसरा थॉट ये था कि मुझे जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी है वो पॉलिटिकली करेक्ट होनी चाहिए। और मैं स्क्रिप्ट लिख चुका था इसके ऊपर एक फ़नी, कि मैं अपने टीसीएस ब्रांच के किसी एचआर मैनेजर से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। वो फ़नी भी था, वो मैसेज भी कम क्रॉस करता, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं किया। बिकॉज लास्ट ईयर ना एक आई थिंक कोलकाता का कोई तो एम्प्लॉय था, या कोलकाता का नहीं कहीं का, जहाँ की उसकी डेथ हो गई थी वर्क स्ट्रेस की वजह से। या बैंगलोर का था यार, हाँ सॉरी बैंगलोर का था। बैंगलोर में एक एम्प्लॉय को उसके जूनियर ने तलवार से काट कूट के कुछ मार के, उनका अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ तो उन्होंने, भाई साहब ने तलवार वलवार से मार दिया, उसकी जान चली गई बेचारे की। ऐसी न्यूज़ आई थी। और उस टाइम तक मेरी सेंसिबिलिटीज़ शायद इतनी ग्रो नहीं हुई थी, तो मैंने उस पर फ़नी कंटेंट बनाया था एक हफ्ते बाद। और टू माई सरप्राइज़ वो कंटेंट वायरल हुआ करते 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 वो जो अफेक्टेड आदमी है ना, जिसकी डेथ हुई थी, उसके किसी क्लोज रिलेटिव के पास पहुंच गया। उसका डायरेक्ट पहले मैसेज आया, फिर फ़ोन आया, और उसने जब बताया कि भाई आपके लिए ये एक वायरल कंटेंट है और आपके लिए फॉलोअर्स सब कुछ है, बट जिनके पे ऊपर बीती है, आप उनके नज़रिए से सोच सकते हो कि हमें ये देख कर कितना ख़राब लग रहा होगा। मैंने वहीं डिलीट किया, वो हटाया वहाँ से, उनसे माफ़ी मांगी। और फिर मैंने आई मेड इट पॉइंट कि अगर कोई भी ट्रैजिक इंसिडेंट हो रहा है कॉर्पोरेट में, वो उसमें इमीडिएटली फ़नी होने की ज़रूरत है नहीं भाई। ठीक है, 4 लोग कम हँसेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर 4 लोग बुरा मान रहे हैं, जो जिनको एक्चुअली दिल में दुख हो रहा है, वो ख़राब बात है, वो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जब 1-2-4 महीने बाद ये बात थोड़ी पुरानी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कुछ खबरें सामने थोड़ी सबसाइड हो जाए, हो सकता है तब मैं इसके बारे में बनाऊँ कुछ फ़नी। बट अभी फ़िलहाल मुझे लगा कि जो लोग अफेक्टेड हैं उनको बहुत ही ख़राब लग रहा होगा यार इस टाइम पे, तो उनको ध्यान रखना चाहिए अपन लोगों को। सो यहाँ पे दो चीज़ें मुझे समझ में आई कि एक तो ये कि जो हमारे रतन टाटा जी थे उनके बारे में, कि वो डेफिनेटली वो सोच ही रहे होंगे यार मैं क्या सोच करके गया था और क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम लोग कंटेंट लिख रहे हैं तो अब भी हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ ही फ़नी हो। कुछ चीज़ें अगर मैं नॉर्मल भाषा में भी कहूँ तो भी लोग सुनेंगे, अगर सुनने वाले हैं तो। डेफिनेटली ग्रेट वर्ड्स। और टीसीएस के बारे में ना एक कहावत है, मुझे पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं। जब टाटा जी थे तो ये बोलते थे कि अगर टीसीएस में जाना है तो टीसीएस में अगर आपको दामाद बन के जा रहे हो आप, क्योंकि बिकॉज निकालते तो थे नहीं, आप निकालने लगे बात अलग। टीसीएस की एक और कहावत मैंने सुनी रिसेंटली, बैंगलोर में एक सीनियर एम्प्लॉय थे वो टीसीएस के, वो अभी कहीं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि टीसीएस के कहा जाता था ट्रेस पासर्स विल बी रिक्रूटेड। वहाँ से कोई होके गुजर गया उसको धर लेते थे वो। आप उनके सर्कल में भी नहीं आ सकते, आप आओगे तो सीधे अंदर आओगे। नाइस है। बट ये है कि हाँ टीसीएस में एक बार जॉब मिल गई तो फिर आप वो बाहर बिल्कुल ऐसे तभी निकलोगे कि हाँ, लेकिन रिटायर होके अब निकलोगे। वैसा नहीं है। अब तो वैसा नहीं है, वेंचर कल्चर वहाँ का फायरिंग हो चेंज रही हो है। चुका है। हाँ, सीनियर लोगों को भी निकाला जा रहा है। अगर आप अभी नॉन प्रोडक्टिव हो तो आपको निकाला जा रहा है, ऐसा बहुत खबरें सुनी है मैंने। बट ये जो है, क्या आप क्या सोचते हैं मतलब इसके ऊपर, अगर आप शॉर्ट में अगर आप मैसेज दो कि सही है या जो लेगेसी बनी हुई थी उसके हिसाब से गलत है? मतलब आप दोनों। नॉर्मल हाँ, स्टेटमेंट, जो भी आपके थॉट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। भाई देखो, अगर एथिकल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो अगर आपने किसी को रोज़गार दिया है तो अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी बात हो गई है कि वो मतलब कुछ इलीगल वगैरह कुछ एक्टिविटी हो तो अलग बात है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सहानुभूति उनके लिए रखनी चाहिए, थोड़ी सिंपथाइज़ करना चाहिए कि अगर मैंने उसको फायर किया अचानक से रातों रात, इसके घर का क्या होगा। ये मॉरल ग्राउंड्स पे ठीक बात है। लेकिन
हम लोग कैपिटलिज्म समाज में जी रहे हैं यार, हमको पता है ना कि बिजनेस हाउसेज एट द एंड ऑफ द डे चाहते तो बिजनेस ही है ना। तो अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। अब वो कहते वाली बात होती है कि मेरे को 6 महीने तक प्रोजेक्ट नहीं मिला, बेंच पे था, ये था, तो आप 6 महीने तक इंतज़ार क्यों कर रहे थे? आपको अपना ऑल्टरनेट तभी प्लान कर लेना चाहिए था अगर आपको हिंट्स मिलने लगे थे इस तरह के। तो गलती दोनों तरफ की है, जो प्रोजेक्ट नहीं दे पा रहे हैं उनकी भी, जो नहीं ले पा रहे हैं उनकी भी। कुल मिला करके दोनों अपनी अपनी जगह ठीक ही हैं। बट हाँ, क्योंकि बिजनेस हाउस इस पूरी इक्वेशन में अपर हैंड रखता है, अगर हम इसको जोक के उसमें एनालॉजी में देखें, तो वो अगर किसी को फायर कर रहे हैं तो वो डाउन पंचिंग कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उनको थोड़ा सा बड़ा दिल रख करके एटलीस्ट थोड़ा एक्सटेंशन, थोड़ी वार्निंग, थोड़ा ये सब कुछ करना चाहिए, ताकि कितना 3 लाख 4 लाख रुपए किसी की सैलरी अगर है साल की, उसको थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाए, तब तक वो दूसरा जॉब ढूंढ ले। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसका घर चलता रहेगा। सर यहाँ पे जैसे कि आप ऑलमोस्ट जो आपके कंटेंट्स है इसी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड रहते हैं, इसी से मिलर रहते हैं, तो यहाँ पे एक टॉपिक ऐसा भी आता है ना कि एज एन एम्प्लॉय उसने कहा कि मुझे इमीडिएट रेजिग्नेशन डालना है, मुझे आज ही रिलीज़ चाहिए या फिर एक एक हफ्ते में रिलीज़ चाहिए। उसको वो चीज़ नहीं मिलती ऑलमोस्ट हमेशा। और कंपनी को अगर उसको रिलीज़ करना है तो हाथों हाथ एक रातों रात रिलीज़ हो जाता है। तो इन दोनों सिनेरियो में क्या आपके थॉट्स होंगे? इंडिया या चाइना या इस तरह की कंट्रीज़ जहाँ पे लेबर इंटेंसिव देश हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोगों की कमी नहीं है, काम की कमी है, वहाँ पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहेगा। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं करना चाहेंगे, आप उनको 100 मिल जाएंगे आपके जैसे करने वाले। तो आपके पास बहुत ज़्यादा से है नहीं, या तो फिर आप इतना नीश कुछ काम कर, शाहरुख खान हैं आप, कि आप शाहरुख खान को निकाला तो आप किसी और से एक्टिंग करवा लेंगे, बट उतना बिजनेस नहीं करा पाएगी मूवी शायद। तो उतना नीश अगर आपका नहीं है तो आप डिस्पेंसेबल हैं, आपको कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, एक और गैप है जो कि लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं अपने यहाँ के, लेबर लॉज हैं, जब आप कंपनी में जाते हैं, ऑफ़र लेटर मिलता है, उसको कोई पढ़ता भी है साइन करने से पहले? कोई नहीं पढ़ता है। 90% लोग नहीं। कोई नहीं पढ़ता है सर, उसको 15 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें इतने फाइन क्लॉजेज होते हैं, आप उसको पढ़िए ना। अगर आपको ये क्लॉज से परेशानी है कि मुझे तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, बट आप मुझे निकाल, उसमें क्लॉज लिखा होगा वो वाला, आप उसको चैलेंज करिए, उसको चेंज करवाइए, उसके बाद साइन करिए, या एक लॉयर से कंसल्टेशन कीजिए। इनफैक्ट अगर आपने ऑफर लेटर पर साइन कर भी दिया है, वो कोई बॉन्ड पेपर नहीं होता है, उसकी द कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती नहीं है। ओके। तो अगर आप एग्ज़िट कर रहे हैं और किसी भी वजह से आपका नोटिस पीरियड नेगोशिएट नहीं हो पा रहा है और आपका कुछ नुकसान हो रहा है उसमें, तो लेबर लॉस एम्प्लॉय फ्रेंडली होते हैं। आप एक बार किसी लेबर लॉ के एक्सपर्ट से, लॉयर से कंसल्टेशन करके देखिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि अगेन वही इक्वेशन में जो अपर हैंड जिसका होता है उसके साथ ज़्यादा कानून नहीं होता है, जो लोअर हैंड पे होता है उसके साथ ज़्यादा कानून होता है, कि इसका घर चलते रहना चाहिए, ये बेसिक टेंडेंसी होती है। जैसे हमारा जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है कि भले ही 99 कातिल छूट जाए, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। कानून बेगुनाह के फेवर में है। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बेगुनाह इंसान है उसके फेवर में कानून रहता है। लोग पता नहीं करते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट पढ़ो, और अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट जब तुम्हें इस सिचुएशन में फंस जाओ कि कंपनी तुम्हें निकाल रही है या तुम खुद छोड़ना चाहते हो, एक लीगल कंसल्टेशन ले लो, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ग्रेट। यहाँ पे मतलब बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे ख्याल से ऑडियंस को मिल गए होंगे कि जो आपके थ्रू जानना चाहते हैं या फिर और भी जगह हम लोग ढूँढते हैं एज़ एन आईटी कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेट्स के क्वेश्चंस हैं। सो जैसे मैंने जब आपकी प्रोफ़ाइल पढ़ी तो उसमें ना बहुत सारे आपके इनिशिएटिव्स भी थे। जैसे जो आपने स्टार्टअप किया डिजिटल मीडिया का, उसके बाद फिर आपका एक कहानी करके एक आपका फॉर्म है, गूगल फॉर्म। और थर्ड चीज़ जो ऑलमोस्ट कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि आप ही विंटेज कॉमेडी क्लब के ओनर हैं। तो डिजिटल मीडिया का तो आपने बताया कि आपने कैसे स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने वो जर्नी करी। जो गूगल फॉर्म आपका जो कहानी का है, वो क्या है? एंड विंटेज कॉमेडी क्लब आपने कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा-सा उसकी वो बताइए ना। तो पहले विंटेज की बात करते हैं। तो बेसिकली विंटेज में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पार्टनर हैं आकाश गौरव सिंह। वो भी पुणे बेस्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है, वैसे पटना बिहार से हैं, बट यहीं पे हैं कई सालों से। तो हम दोनों जब अपना ओपन माइक्स वगैरह करते थे, तो एक दिन साथ में बैठ के हमने डिसाइड किया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस। पहला ये कि ओपन माइक्स में, जैसा मैंने बताया, स्पॉट लेने की स्ट्रगल थी, हम लोग इस फील्ड में नए नए थे,
और मेरी तो थोड़ी उम्र भी ज़्यादा थी, तो मैं बाकी जो रूम्स थे उनमें जो यंग लोगों का नेटवर्क है उसमें थोड़ा सा जेल करने में मेरे को थोड़ी परेशानी कभी कभी होती थी। उनका भी सेम था, वो मेरे से कुछ साल छोटे हैं, बट जनरल एज ग्रुप ऑफ जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होता है उससे थोड़े बड़े ही हैं उम्र में। हम लोग का मटेरियल थोड़ा डिफरेंट टाइप का था कि हम अपने घर वालों की इन सब की ज़्यादा बातें करते थे। ऐसे आजकल के जो बच्चे करते हैं टिंडर और ये सब, वो हम लोग नहीं करते थे। तो एक मिसमैच हमें कहीं ना कहीं लग रहा था स्पॉट लेने के लिए। और प्लस रिकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा इशू था कि अपना कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी चाहता है कि अपना यूट्यूब का चैनल शुरू करके उस पर वीडियोज़ डालना शुरू करें। और रिकॉर्डिंग के लिए बार बार मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, बैंगलोर, बहुत खर्चा होता है, बहुत जुगाड़ पानी लगता है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है। या तो आप बहुत अच्छा करने लगो, बहुत पॉपुलर हो जाओ, या फिर आपका अच्छा नेटवर्क हो, तब जाके। अभी शायद सीन चेंज हो गया होगा, बट उस टाइम पे बड़ी डिफ़िकल्टी से आपको रिकॉर्डिंग स्पॉट मिलता था। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए हमने कहा कि अपना खुद का वेन्यू बनाते हैं, और उसमें एटलीस्ट स्टेज टाइम ज़्यादा मिलेगा, हमारा मटेरियल जल्दी बनेगा, और कल को उसको डेवलप करके रिकॉर्डिंग वेन्यू भी बना सकते हैं, ताकि हमें अपने खुद के सेट सर्टिफिकेट निकालने में आसानी हो। और प्लस हमारे जैसे और बाकी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा। बट हाँ, विंटेज कॉमेडी क्लब ऐसा बड़े लेवल का क्लब अपना प्रॉपर्टी खरीद के चालू करेंगे वैसा नहीं सोचा था हमने। बस ये होता कि एक जगह लेंगे रेंट पे, उसमें शाम को पर्दा लगा के माइक लगा के अपना शो करा लिया करेंगे। बट जब वो करने निकले तो पता पड़ा कि यार बहुत चैलेंजेस हैं। स्टैंड अप करने के लिए आपको इतनी इजीली जगह रेंट पे नहीं देता कोई। एक हमें बानेर में ये जो वेस्ट पोर्ट वाली बिल्डिंग है इसमें पसंद आया था। तो वहाँ पे एक तो रेंट बहुत ज़्यादा बोल रहे थे वो, तो वो रेंट ही हम अफोर्ड नहीं कर पाते। मान लो कर भी लेते जैसे तैसे, तो जो ओनर थे वो आके कहते हैं कि देखिए आपका जो भी शो है वो सब 7 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। शाम को यहाँ पे जवान लड़के लड़कियाँ आते हैं, स्टैंड अप शो में देखा है मैंने, वो लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं, ये करती हैं, ऐसी कोई अभद्रता यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा अब ये ओनर के थॉट्स हैं अगर, तो मैं यहाँ पे के सत्संग आश्रम थोड़ी ना खोलने वाला हूँ यार। वो तो लेट नाइट भी होगा, और ऑडियंस क्या कपड़े पहन के आ रही है, मेरा मैं क्या उसमें बोलूँगा कोई मतलब है। तो हमने कहा यार ये रेंट पे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा स्ट्रेच मार के ख़रीद के अपना बनाते हैं। तो 3 साल पहले शुरू किया था, अभी थैंकफुली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और विंटेज कॉमेडी क्लब इज़ द ओनली क्लब इन पुणे, बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, बहुत अच्छा अच्छा कर रहा है, जहाँ पे बहुत सारे न्यू कमर जो कॉमिक्स हैं उनको चांस मिला है, और जो कि धीमे धीमे वहाँ से पहला माइक उन्होंने वहाँ पे किया है, और आने वाले 6 महीने, साल में, 2 साल में बहुत अच्छा करके कोई यूट्यूब पे किसी का वायरल वीडियो है, किसी को पेड गिग्स मिलने लगे हैं, कोई दे हैव ग्रोन एज अ कॉमिक। जिनको पहला जो स्पॉट है वो हम लोगों ने दिया था, वो अब हम आज भी इनकरेज करते हैं। हमारे ओपन माइक्स में कोई ऐसा फिल्ट्रेशन नहीं है कि नहीं, बाकी लोग बोलते हैं तुम कम से कम 10 जगह करके आओ तब तुम यहाँ के काबिल बनोगे। ओपन माइक है यार उसमें कोई कितना ख़राब कर देगा है ना। तो एक बेसिक फिल्ट्रेशन हम लोग जो रखते हैं वो रखते हैं कि भाई जिससे अगेन लोगों के सेंटिमेंट ना हर्ट हो, कि रिलीजियस वगैरह आप ना करिए, है ना। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो एंटी महाराष्ट्र कुछ ना करिए, क्योंकि ये ख़राब बात है। आप जिन लोगों के लिए कर रहे हो उन्हीं के सेंटिमेंट्स हर्ट मत करो, बस उतना रखते हैं। बाकी कोई ऐसा फिल्ट्रेशन नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हो कि दूसरी बार। तो वो तो हुआ विंटेज का थॉट प्रोसेस। दूसरा जो आपने बोला किससे संघर्ष के, जो मेरा गूगल फॉर्म है, तो ये थॉट बेसिकली मेरे को आया था जब मैंने देखा जो एक जनरल पॉडकास्ट कल्चर है इंडिया में पिछले कुछ सालों से, उसमें आप नोटिस करो कभी भी जिसको बुलाया जा रहा है उसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है राइट। तो और अभी तो जो पॉडकास्टर्स हैं वो लोग भी सेलिब्रिटीज़ हो गए हैं, रणवीर इलाहाबादी, राज शवानी वगैरह, भगवान करे कल को आपका भी नाम इसी लिस्ट में शामिल हो, बट वो लोग भी सेलिब्रिटीज़ हो चुके हैं। तो ये सेलिब्रिटी वर्सेस सेलिब्रिटी टॉकिंग एंड द वर्ल्ड इज लिसनिंग, लाइक कि मुझे क्या ज्ञानवर्धक बात सुनने को मिल गई। आपको पता है सक्सेसफुल आदमी के मुंह से आप गंद भी सुनोगे ना आपको अच्छी अच्छा लगेगी। लगेगा। कोई कुछ भी, शाहरुख खान बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, यू हैव टू बी, बहुत अच्छी बात उन्होंने किया होगा, लेकिन 4 घंटे सो के किसी की तबीयत भी तो ख़राब हो सकती है और ये भी तो सोचो। डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं है कि सीखने की बातें सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही कर पाएँ। सीखा तो फेलियर स्टोरीज से भी जा सकता है, और फेलियर तो ऑलमोस्ट हर इंसान है ही। जो लोग सक्सेसफुल है वो भी कभी ना कभी फेलियर थे, और जो लोग अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं वो भी कहीं ना कहीं फेलियर हैं, जिनके मन में बहुत कुंठा है ना। उनके मन में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं बताने के लिए, किसको बताएं। मैं तो फिर भी अभी ऐसी स्टेज में, मैं अभी भी अपने आप को बहुत बड़ा फेलियर मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ करना चाहता था, करना चाहता हूँ, जो कि नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी मेरी बातें सुनने वाले 50 लोग हैं। मैं अगर आज भी विंटेज में शाम को शो डालता हूँ, 50 लोग सुनने आते हैं, तो मैं अपनी भड़ास निकाल सकता हूँ। मैं अपने शो के बीच में एक थोड़ा डाइवर्जन लेकर के अपने किस्से सुना सकता हूँ। लेकिन कॉमन आदमी जिसने स्टार्टअप करने का ट्राई किया, उसका 6 साल लग गया, पूरी जमा पूंजी लग गई, उसकी माँ के गहने बिक गए, उसके बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, सीखा तो उसने भी होगा ना डेफिनेटली। तो
कहानी तो हम उसकी भी सुन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की कहानियों को, नॉट नेसेसरली फेलियर, बट जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की जज्बा था, इच्छा थी, इच्छा अभी तक है, और भगवान करे आगे आने वाले टाइम में वो कामयाब भी हों, बट अभी वो कामयाबी का दायरा क्रॉस नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके उनके संग में, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है तो फेस टू फेस, नहीं तो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, एक छोटा 10-15 मिनट का एकदम कोर क्रक्स की बात है कि आप क्या करने निकले थे, क्या चैलेंजेस आए, क्यों आपको लगा कि आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और आगे का रास्ता क्या है। बस ये 4 सवाल पूछ के और वो यूट्यूब पे डाल के, ताकि बाकी लोग उनसे भी सीखें। नाइस। मैं दोनों बात से सहमत हूँ आपके कि पहले कि अगर जैसे आपने बोला ना रिकॉर्डिंग, मैं जितना मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, ओपन माइक मैं कराता हूँ, तो आज भी एज ए स्टैंड अप आर्टिस्ट हो या फिर एज ए पोएट हो या फिर कोई भी आर्टिस्ट हो, बहुत लोग उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं करते। कुछ लोग करना स्टार्ट कर दिया है बट बहुत लोग नहीं करते। एट द एंड एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म क्यों करता है कि उसको कंटेंट मिले, अपना इंस्टाग्राम पे डाले, यूट्यूब पे डाले, तो वो चीज़ मिलनी चाहिए। एंड सेकंड चीज़, यार ओपन माइक है, ओपन माइक में वही लोग आएंगे जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या उन्होंने पहला कुछ लिखा है लोगों तक पहुंचाना चाहता है। मैंने भी स्टार्ट किया, मेरा भी कोई सुन लो, बिकॉज उनको सुनने वाला कोई नहीं, तभी तो ओपन माइक में आके सुनाने जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये कि यार ठीक है ना, सिर्फ अगर आप उसको एक दायरा दो जो आप भी देते हो एज अ कंटेंट कि आप इन चीज़ों को ना लिखो, बाकी फिर आपको फ्रीडम है, आप पहली बार आओ, दूसरी बार आओ, ओपन माइक में सिर्फ वही लोग आएंगे जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग नहीं आएंगे जो स्टेबल हो चुके हैं, या फिर आपका मंच उस लेवल का है कि नहीं यार वो लोग भी आते हैं, जैसे कि हैबिटेट में बहुत हाँ, लोग अच्छे से लोग भी परफॉर्म ओपन करते हैं, माइक की ज़रूरत तो यार हर किसी हर को किसी पड़ती को है। है। आज भी बस्सी हो गए या फिर जाकिर भाई जब एक लेवल पे थे, पहुंचे थे, उसके बाद भी ओपन माइक पे परफॉर्म करते थे, बिकॉज हाँ। आप एज अ कंटेंट टेस्ट करने के लिए, जैसे आपने बताया 4 भाई, बार जोक अभी पढ़ना है मेरे आपको को। जाकिर भाई का एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी 1-2 महीने पहले यहाँ पे आए थे, उनका शिवाजी नगर में एक ऑडिटोरियम में उनका शो था, और मुझे कॉल आया था उनका ओपनिंग स्पॉट करने के लिए। तो मैं गया था वहाँ पे, थोड़ी देर उनसे बातचीत हुई, तो उनको पता लगा कि मैंने अपना विंटेज करके कुछ यहाँ पे क्लब शुरू किया है। सो ही गॉट सो एक्साइटेड एंड टू इनकरेज अस ऑल, क्योंकि मेरे अलावा और भी 3-4 कॉमिक्स थे वहाँ पे, कि वो बाकायदा उन्होंने मूड बना लिया था कि अच्छा आपका है तो इस शो के बाद ना आपका आज रात को कोई शो है। हमने कहा हमें तो 11:30 बजे भी रात को एक लास्ट ओपन माइक होता है, तो ठीक है वहाँ चलते हैं, एक मैं थोड़ा 5-10 मिनट का स्पॉट करूँगा, तो आपका थोड़ा आपके वीडियो बना लेना, प्रमोशन हो जाएगा हल्का सा, प्लस मुझे वो ओपन माइक करने के लिए आज तक इतना एक्चुअल है। तो लॉजिस्टिक्स इशू ऐसे हुए कि उनका लेट तक जो शो चल गया, उनकी उस दिन थोड़ी तबीयत, वो आ नहीं पाया, अलग बात है, फ्यूचर में कभी आए तो भगवान करे आए यहाँ पे। बट वो इस लेवल पे है कि पूरा ऑडिटोरियम बेचा है उसने, अभी 1,000 लोग के लिए परफॉर्म करके, उसके बाद भी उसको 5 मिनट करने की चूल है कि चलो चलते हैं, नहीं करते हैं यार मैं 5 मिनट, करूँगा। है मज़ा आएगा हमें थोड़ा। वही तो आर्टिस्ट है ना एक्चुअली, अगर जो दूसरे कलाकार की कला का कदर कर रहा है वही एक्चुअली में आर्टिस्ट है, बाकी नहीं तो फिर वो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कि जैसे कि मतलब मैंने भी मेनली ओपन माइक इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज आज के टाइम में ना बहुत लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज लोगों को लगता है बिजनेस है हम्म, ओपन माइक, हम्म, बट नहीं है। हाँ। अगर आप करने जाओगे तो लोगों को पता पड़ता है, लोग छोड़ देते हैं। लॉस में है यार, अपनी जेब से पैसा डाल रहे हैं तो। तो मैंने भी इसीलिए स्टार्ट किया कि बिकॉज मुझे लोगों को सुनना बहुत पसंद है। हम्म, मैंने भी सुन सुन के स्टार्ट किया, और मुझे वही चाहिए थी कि नहीं यार मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, लोग एटलीस्ट जो लोग करना है उनको वो तो मिल जाए। हम्म, तो वही मैं भी ट्राई करता हूँ कि जो लोग को जो चीज़ चाहिए वो मैं दे पाऊँ, तो वो हम्म, ट्राई कर रहा हूँ आज भी। और मैं भी वही दूसरा चीज़ मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ कि जो लोगों की कहानी पहुँचाई जा सकती है, जिन्होंने कुछ किया है, जिनकी कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हम कुछ चीज़ सीख सकते हैं, हम्म, तो वो बहुत बड़े हों या ना हो, बट उन्होंने कुछ तो चीज़ ऐसे ट्राई की हो या कुछ ऐसा एक हद, एक लिमिट तक वो चीज़ गए हों हम्म, कि जिनकी बातों से हम कुछ सीख सकें, लोगों तक वो पहुँचाया सके कि शायद ये चीज़ नहीं करनी चाहिए लाइफ में हाँ, और ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग। हाँ। तो वही चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। होप कि वो ट्राई करते करते एक चीज़ मुझे मिल जाए कि हाँ मुझे इस रास्ते पे मुझे चलना है। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा सर कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने आपने अभी तक ट्राई कर ली, काफ़ी चीज़ आपने समझी होंगी आपकी लाइफ में। सो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है आज, मुझे इसमें चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए और ये चीज़ को थोड़ा सा नीच रखना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मुझे काम करना है बट थोड़ा कम करना है। तो भाई ये ना जजमेंट कॉल जो है ये एवरीडे चेंज होता है। जैसे मैं पिछले कुछ टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ना
टीवी या ओटीटी इस तरह का कुछ माध्यम क्रैक हो जाए, कि क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिंग भी करता हूँ। मैंने पास्ट में शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, एक आधा ओटीटी में, वेब सीरीज़ में छोटा मोटा रोल ये सब किया हुआ है, तो वो भी इच्छा है कि ये सब मैं करूँ। बट उसके लिए जब वेटेड एनालिसिस करने बैठता हूँ कि जितना एफर्ट है और जितना रिटर्न है, जितना उसका आउटपुट है, वो बहुत डिसप्रपोर्शनेट है। मेरे को मुंबई में एक छोटा सा एक ऑडिशन क्रैक करने के लिए आराम नगर के 100 चक्कर काटने पड़ जाएंगे, भरी दोपहरी में 6-6 घंटा खड़े होकर के, अगर मेरा नेटवर्क नहीं है तो। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि कुछ मिलेगा। गारंटी तो खैर किसी चीज़ में नहीं है, बट वो अंदर से इच्छा है। बट वो एक चीज़ है जिसमें कॉन्शियसली मैंने हल्का सा, मतलब ब्रेक नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा स्ट्रैटेजिकली मूव करने की कोशिश किया है, या कर रहा हूँ अभी, तो हुआ तो कुछ भी नहीं है अभी तक। कि आप पिछले कुछ टाइम से पैटर्न देखो कि जो लोग सोशल मीडिया पे अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, एक पॉइंट के बाद में उनके लिए वो वाला बैरियर ब्रेक हो जाता है, उनके लिए ऑडिशन थोड़े आसान हो जाते हैं शायद, या फिर उनका नेटवर्क बन जाता है, तो उनको इतनी शायद स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं मुंबई जाकर के एड़ियाँ घिसूँ, जो कि मैं अगर ये नहीं कर रहा तो शायद करता वो करता, क्योंकि मैंने स्टैंड अप के लिए बहुत घिसा है। मैंने स्टैंड अप के लिए अपना नेटवर्क बनाने के लिए, या फिर अपना मटेरियल लोगों तक, राइट ईयर्स तक पहुंचाने के लिए, ऑडियंस तो है ही, लेकिन जो लोग मुझे अच्छा मंच दे सकते थे, मैंने मुंबई के भी बहुत चक्कर काटे हैं। मैंने जब उस समय कैनवस लाफ क्लब हुआ करता था, तो ऑलमोस्ट हर वीक वहाँ पर जा कर के मैं परफॉर्म करता था, सब कुछ करता था, ताकि जब वहाँ लोग जान जाएंगे तो अपने आप धीमे धीमे मिलने लगेगा सब कुछ। तो मैं एक्टिंग के लिए भी करता। बट अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इंस्टाग्राम के थ्रू थोड़ा सा अपना चेहरा लोगों तक पहुंचा दूं, राइट कास्टिंग एजेंट्स तक या राइट प्रोडक्शन हाउसेस तक, तो क्या पता वो वाला जर्नी, थोड़ा सा स्ट्रगल थोड़ा सा आसान हो जाए। तो वो एक चीज़ है जिस पे मुझे लग रहा है कि मुझे फ़िलहाल अभी ब्रेक लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि रिटर्न उतना ज़्यादा है नहीं, और मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत करने से घबराता नहीं हूँ, लेकिन अभी क्योंकि और भी चीज़ों में लग रहा है टाइम और एफर्ट और बैंडविड्थ, तो वो मुझे लग रहा है कि इतना वायबल चीज़ नहीं है फ़िलहाल। करेक्ट। ओके। सो अभी तक थोड़ा सा हम लोगों ने बहुत सीरियसनेस तक आए हैं, हाँ, वही मैं सोच थोड़ा रहा सा था। चेंज करते हैं अभी। हाँ, तो रुला के भेजेंगे भैया। सो मैं ऑप्शंस दूंगा, जी। उसमें से आपको एक चूज़ करना रहेगा, ओके। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी। ठीक है। इट्स मतलब सिमिलर रैपिड फायर राउंड। मुझे आंसर मिल गए हैं ऑलमोस्ट, बट तो भी मैं पूछता हूँ, कॉमेडी या सीरियसनेस, कॉमेडी। स्टेज या कैमरा, स्टेज। वायरल या इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। हैबिट फॉर ग्रोथ, वन वर्ड आंसर, हैबिट फॉर डिसिप्लिन। फियर या कॉन्फिडेंस, फियर, बिकॉज दैट लीड्स टू कॉन्फिडेंस। ग्रेट, स्ट्रगल या कंफर्ट, स्ट्रगल टू द एक्सटेंट दैट यू कैन बाय योर कंफर्ट। ओके, पैशन या स्टेबिलिटी, पैशन। रिस्क या सेफ्टी, रिस्क। फेम या रिस्पेक्ट। बोथ। डेफिनेटली। ओके। सो अभी तक की जर्नी में मतलब मुझे ऑलमोस्ट मिले जुले आंसर, मतलब आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट जर्नी अगर किसी को करनी है तो उसमें क्या चीज़ होती है बहुत समझ में आया। एज एन अगर आईटी, एज एन कॉर्पोरेट में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़े बहुत सवाल के आंसर मुझे मिले। आपने जो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, एज एन आईटी में भी काम किया, उसके बाद आपका खुद का स्टार्टअप भी किया, आज आप खुद एक आपका स्टूडियो चला रहे हो, और एज एन आर्टिस्ट भी कर जर्नी है आपकी। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन प्लस एज ए स्पीकर, एज ए मोटिवेशनल भी आप काम कर रहे हो। तो आप अगर एक सजेशन, अगर किसी इंसान को, जनरल इंसान को अगर आप देना चाहो, एज एन लाइफ, कैसे लाइफ को लाइफ जीनी चाहिए, तो क्या आप सजेशन दोगे? भाई, एक चीज़ होती है द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और समथिंग ना, वो हालांकि धुप्पलबाजी है। जैसे वो लोग कहते नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात वहाँ, वो शायद शायद सच नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक सेल्फ मोटिवेट करने के लिए ना, एक सेल्फ मैनिफेस्टेशन करके एक चीज़ होती है, वो आपको करना चाहिए। भले ही आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप जॉब में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कुछ पैशन फॉलो जो भी कर रहे हो, आप अगर एक बार अपना एंड गोल रियलाइज़ कर लोगे ना। मतलब एक किस्सा है, मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मेरा आईआईटी 2 साल तक मैंने तैयारी किया, मेरा ऑलमोस्ट एज वाली जो रैंक होती है ना, उस टाइम पे इतने सारे आईआईटी नहीं होते थे, सिर्फ जो 5 कोर आईआईटी थे वही होते थे। रुड़की तब नया नया बना था, 6। तो मेरी 4,000 4,500 कुछ रैंक आती थी, और मैं बिल्कुल मार्जिन से रह जाता था। 2 साल तक रह गया। मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी आईआईटी क्रैक कर चुका था, तो उसने मेरे को कई बार कहा कि तू एक बार ना छुट्टी लेके अपने, तो 1 आध महीने के लिए मेरे यहाँ कैंपस में आके रह ले। जब तू यहाँ पर रहेगा और देखेगा ना कि क्या चीज़ है जो तुझे मिल सकती है थोड़ी सी और मेहनत करके, तो वो थोड़ी सी और मेहनत अपने आप से हो जाएगी।
वो मैंने कभी किया नहीं, उसका रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। कि आपका जो एंड गोल है, अगर आप उसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं ना एक बार, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, वो सेल्फ मैनिफेस्टेशन चीज़ें होंगी। जैसे मैं मुंबई क्यों जाता था इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ, हर मंडे को इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हर बार कैब से जा रहे हैं तो शिवनेरी की बस पकड़ के जा रहे हैं, शिवनेरी से वापस आ रहे हैं, बीच में 6 घंटा 5 मिनट करने के लिए। कई बार शो भी कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि ओपन माइक होता था कैनवस का, ट्यूसडे को ओपन माइक होता था, मंडे को ट्यूसडे को, वो करने के लिए मैं जाता था। क्यों? क्योंकि मैं एक बार एज एन ऑडियंस देखने चला गया था और जो माहौल देखा, मैंने कहा भाई इतना बड़ा थिएटर, इतना बड़ा मंच, इतने सारे लोग बैठे हैं ताली बजा रहे हैं, मैंने कहा ये तो चाहिए यार, यही तो करना है। पुणे में था नहीं उतना ऐसा कुछ। तो आप एक बार एंड गोल रियलाइज़ कर लेते हो ना जब, तो आपके लिए फिर मेहनत करना आसान हो जाता है। तो आप भले ही जॉब कर रहे हो, आपका जॉब ही पैशन है, तो वो विजुलाइज़ करो कि यार मैं अपने आप को इस सीनियर पोजीशन में देखता हूँ, तो फिर वो कितना मज़ा आता होगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो एक बार विजुलाइज़ करो, उसके बाद चीज़ें अपने आप दे स्टार्ट फॉलिंग प्लेस। ओके। जैसे आपने कहा कि आपको पिक्चरों का बहुत शौक है, जी। उसमें एज एन एक्टर या फिर उसमें रोल करना है। अगर आपको आपके स्टैंड-अप के ऊपर आपको अपना टाइटल अगर देना हो, तो आप क्या टाइटल दोगे? मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है भाई लेडीज़ एंड जेंटलमैन तो उसको पिछले 6 साल से पिच कर रहा हूँ, अभी तक खरीदी नहीं है किसी ने बट पूरी आउट एंड आउट स्टैंड अप की जर्नी के ऊपर एक फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट है मेरे पास। ओके, ग्रेट। मतलब आप तैयारी करके बैठे हो, बस कोई जी। खरीदने वाला मिल जाए। ग्रेट। आपकी जो भी स्ट्रगल रही है, उसको अगर आपको फ़नी लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, तो क्या करोगे? बेसिकली यार, किसी और का डायलॉग है, किसी आई थिंक वेब सीरीज़ में यूज़ हुआ था या किसी मूवी में यूज़ हुआ था, बट हाँ वो अप्लाई होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को लगता है, जो कि शायद सही भी लगता होगा क्योंकि अभी तक उस तरह के रिजल्ट नहीं मिले हैं कि यार तुमसे ना हो पाएगा तो बस वो जिस दिन उनको गलत प्रूव कर दें कि उनका मुंह बंद करवा दें, उस दिन का इंतज़ार है। बट एक लाइन अगर है तो यही है भाई, तुमसे ना हो पाएगा। कभी कभी मुझे भी लगता है यार जो नहीं हो पाएगा यार अपने। नहीं, मुझे तो नहीं लगता सर कि आपसे ना हो पाएगा, बिकॉज़ जिस तरीके से लोग जो टॉपिक के ऊपर बात करते हैं एज़ अ सीरियसनेस लेके, वो लोग भी कुछ हद तक सॉल्यूशन नहीं दे पाते। बट एज़ अ फ़नी जॉनर में रहते हुए अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप दे पा रहे हो और लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं उस डीपली, तो डेफ़िनेटली आप कहीं न कहीं हद तक तो पहुँचे। उस लेवल तक नहीं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे, बट मिड लेवल तक तो आप पहुँचे, जिस मेरे को ऐसा लगता है और लोगों को भी ऐसा लगता है डेफ़िनेटली। सो जो आप चाह रहे हैं वो होगा, और जो लोग आप जिन लोगों का मुँह बंद करना चाह रहे हो डेफ़िनेटली कुछ समय में हो जाएगा। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आज के इस एपिसोड में बहुत सारे सवाल के जवाब हमें मिले, सिर्फ एज अ आर्टिस्ट ही नहीं, एज अ कॉर्पोरेट में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड डेफिनेटली भाई, जब आप ऑफर लेटर पढ़ साइन कर रहे हो, तो एक बार पढ़ लो, भले ही 15 पेज का क्यों ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच जिन सवालों के जवाब आपने दिए, और बहुत अच्छी तरीके से दिए, एज एन आर्टिस्ट जर्नी के बारे में, एज एन आईटी जर्नी के बारे में। सो थैंक यू सो मच थैंक यू नितिन कहानी भाई। संघर्ष बताने के लिए आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आपको भी अगर इनसे जुड़ना हो तो इनसे जुड़ सकते हैं। आपसे अगर जुड़ना हो तो कहाँ आपको कनेक्ट कर सकते हैं ईज़ी? मेरा एक ही हैंडल है @अर्जुन राणा कॉमेडी, वही इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, ट्विटर पे भी, ऑलमोस्ट सब जगह वही हैंडल है मेरा। आज हमें काफ़ी सवालों के जवाब मिले। आर्ट एज़ एन आर्टिस्ट जर्नी किस तरीके से करनी चाहिए, अगर आईटी में हम काम कर रहे हैं तो किन सवालों के जवाब हमें चाहिए, वो उन सवालों के जवाब हमें मिले। एंड अगर आपको अर्जुन सर से अगर कनेक्ट करना हो तो उनकी आईडी उन्होंने बता दिया, आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो सर, जो भी हमारे आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं, तो उनकी याद में, उनकी जर्नी की याद में हम लोग एक ऑटोग्राफ लेते हैं सर। जी। तो वैसे तो आपको ऑटोग्राफ देना है, वो कब ऑटोग्राफ देंगे एज ए इंडस्ट्री में पता नहीं, बट पहला ऑटोग्राफ हम लोग ले रहे हैं, अरे तो थैंक प्लीज़। यू भाई। थैंक यू सो मच मुझे सम्मान देने के लिए। आपने जब बोला कि उनकी याद में, मैं डर ही गया था, मैंने कहा मारने का ज़्यादा थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नितिन, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। एंड आई होप कि जब हम अगली बार मिले तो आपका नाम उस फहरिस्त में शुमार हो जहाँ पे राज शमानी और रणबीर अलावतिया का नाम लिया जाता है। बिल्कुल सर, आप और आप जैसे लोगों की ही दुआ है कि मैं जहाँ तक जाने की सोच रहा हूँ वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। थैंक यू सो मच अगेन कि आप आए, और आपने इस तरीके से जो सवाल के जवाब मुझे चाहिए थे ऑडियंस तक जो पहुँचाने थे, उन सारे सवालों का जवाब मैं पहुँचा पाया। थैंक यू सो मच।